अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट रमीज़ अफ़ाक और आप देख रहे हैं भड़ास। नाज़रीन, बहुत अहम ख़बर इस वक्त मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को शायद मालूम हो कि अभी कुछ दिन पहले इसराइल में इलेक्शन की हुए हैं और उन इलेक्शन के नतीजे में जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल अखबारों में जो शाया चीज़ें हो रही हैं, उसके मुताबिक नेतन्याहू की हो रही है छुट्टी और नए वज़ीर आज़म जो हैं आ रहे हैं। उन उसका नाम है नफ़्ताली। सॉरी, मैं इस तरीके से बात करूँगा, ये ज़ालिम किस्म के लोग हैं। तो उन उसका नाम है नफ़्ताली। नफ़्ताली के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि उसके पास हैं 7 सीटें, ओनली 7। इस नंबर को मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा कि टोटल पार्लियामेंट में वहाँ 120 सीटें हैं। जो इसराइली पार्लियामेंट है उसमें 120 सीट्स टोटल हैं और जो मेजॉरिटी में होगा उसका ग्राफ इस तरीके से होगा, जो 61 और 59 का रेशो होगा। तो ऑब्वियसली जो 61 वाला होगा वो अपनी मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बना सकेगा, जबकि नेतन्याहू के पास है 29 सीट्स और नफ़्ताली के पास है ओनली 7 सीट्स। उसके बावजूद न्यूज़पेपर्स और जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि नया वज़ीर आज़म नफ़्ताली है। अच्छा, इसकी रिपोर्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि नेतन्याहू एक नालायक किस्म के वज़ीर-ए-आज़म साबित हुए हैं। इसराइल के मुताबिक, इसराइल की उस एक्सट्रीमिस्ट आवाम के मुताबिक, इसराइल के उन रब्बियों के मुताबिक। रब्बी शायद आप लोगों को मालूम हो, रब्बी का स्टेटस वहाँ कुछ ऐसा होता है जैसे हमारे यहाँ आलिम दीन होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो इसराइल का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटस कहलाता है रब्बी, जो इनकी हुकूमतों में भी इनके साथ शामिल होते हैं। अच्छा, सेकंड ये कि क्योंकि उनका ये मानना है कि नेतन्याहू ने उस तरीके से उन टास्क को फुलफ़िल नहीं किया है जिस तरीके से उनको करना चाहिए था, और नफ़्ताली को भी कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं दिया है। नफ़्ताली को सिर्फ 2 साल का टाइम दिया है, मतलब कि 2021 अभी चल रहा है और 2023 तक का उनके पास टाइम है कि वो जो टास्क है वो उनको पूरा करें। अब क्या टास्क है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और उसमें हमारी मुस्लिम दुनिया, फ़लस्तीन, हमास इस हवाले से क्या रोल प्ले करते हैं ये हमें पता चलेगा। और नफ़्ताली के आते ही ये भी कहा जा रहा है कि दोबारा से इसराइल जो है फ़लस्तीन पे जंग शुरू कर देगा, जो कि 1948 से हम देखते आ रहे हैं कि हर थोड़े टाइम बाद एक शदीद जुल्म और सितम का मामला जो है वो देखने में आता है इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के ऊपर। लेकिन अभी जिस तरह सोशल मीडिया एक्टिव रहा और अच्छे स्टांस लिए गए हुकूमतों की जानिब से। अच्छा, नफ़्ताली के लिए ये कहा जा रहा है कि उनके आते ही दोबारा से जो है वो फ़लस्तीन पे एक बहुत ज़्यादा ह्यूज अटैक किया जाएगा। और नफ़्ताली का ये मानना है, फ्रॉम द अर्ली एज उसको इस तरीके की जो है वो टीचिंग्स दी गई हैं कि वैसे तो हर यहूदी ये मानता है कि यहाँ मस्जिद अक्सा की जगह टेंपल बनेगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि इस नफ़्ताली के लिए क्या अल्फाजात का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फ़र्स्ट रिलीजियस प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इसराइल्स हिस्ट्री, इस तरीके की जो है वो कटिंग्स अखबारों में शाया की जा रही हैं। तो क्या मतलब है, 1948 से अब तक इनका कोई रिलीजियस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं आया था। लेकिन बेसिकली ये एक इंतहा पसंद जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, जैसे बीजेपी के एक्सट्रीमिस्ट आपने देखे, जिनका एक पूरा मॉब था जिन्होंने मिलके बाबरी मस्जिद को शहीद किया। तो नफ़्ताली के हवाले से भी यही कहा जा रहा है, ये भी उसी लेवल का एक्सट्रीमिस्ट है। और ये आइडिया भी इसको इंडिया और रॉ की जानिब से ही मिला है कि जिस तरह उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, इनका भी प्लान इसी तरीके से मस्जिद अक्सा को शहीद करने का है। अल्लाह ताला खैर आफ़ियत के मामलात रखे, अल्लाह ताला सब पे रहम करे। अच्छा, ट्रम्प के दौर में आप लोगों को ये बात लाजमी याद होगी कि ट्रम्प का और अमेरिका और इसराइल एक बहुत क्लोज, जो अभी भी होंगे, वहाँ सिर्फ फेसेस बदलते हैं, पॉलिसीज़ वही रहती हैं। लेकिन जो बाइडन ने वो दी है, एक मशवरा दिया है इसराइल को भी और दुनिया को, कि अगर ये टू नेशन थ्योरी पे चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल डिवाइड हो जाते हैं, और जो इसराइल इस वक्त जिस जगह मौजूद है वो बेसिकली फ़लस्तीन का ही हिस्सा है, लेकिन टू नेशन पे इस तरीके से बात हो जाएगी कि जहाँ तक यहूदी है वो यहूदी वहाँ तक रहें, जहाँ तक मुसलमान हैं और जहाँ तक इस वक्त फ़लस्तीन है वो वहीं तक रहे, और वहाँ पे बाउंड्रीज़ बन जाएं, वहाँ पे एक बॉर्डर बन जाए प्रॉपर, और वहाँ जंग बंदी हो जाए, ये मामला, ये फड्डा मसला ख़त्म हो जाए और ये 2 अलग-अलग मुल्क बन जाएं। अच्छा, जहाँ तक मेरा पर्सनल ऐसा ख़्याल है कि शायद टू नेशन थ्योरी और अमन के हवाले से अगर बात होगी तो शायद मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ विल एक्सेप्ट दिस प्रपोज़ल, एक्सेप्ट इवन विद पाकिस्तान, इवन शायद पाकिस्तान भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसराइल ख़ुद इस चीज़ के लिए राज़ी होगा, क्योंकि उसका जो प्रॉपर प्लान है वो है ग्रेटर इसराइल का।
और शायद आप लोग जानते हो कि ग्रेटर इसराइल में पूरा फ़लस्तीन, कुछ सराउंडिंग से फ़र्दर और कंट्रीज़ और सऊदीया के भी बहुत सारे हिस्से हैं ग्रेटर इसराइल में, कि फिर उनकी तैयारी है, दज्जाल आएगा, उनका मसीहा आएगा, अकॉर्डिंग टू देयर स्टडीज़ और उनकी जो थ्योरीज़ के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे फ़िलहाल ये नहीं लगता। अच्छा, नफ्ताली के आते ही जो है वो जंग का आगाज़ हो जाएगा। इस पे हमास कितनी इस वक्त तैयारी करके बैठा हुआ है, बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ का इस पे क्या स्टांस होगा। अभी वहाँ पे सीज़ फायर है, नाम की सीज़ फायर होती है कुछ दिन के लिए, उसके बाद फिर से हमला कर दिया जाता है। ये अब आने वाला वक्त बताएगा। कल संडे का दिन है, कल जो है नफ्ताली अपना कॉन्फिडेंस का वोट लेगा अपनी पार्लियामेंट से, उसके बाद वो बनेगा वज़ीर आज़म वहाँ का। और फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लाह ताला खैर आफ़ियत के मामलात रखे, अल्लाह रहम करे, जो है वो फ़लस्तीन पे हमला करने जा रहे हैं। बहरहाल अब बीइंग अ मुस्लिम हम इस पे क्या स्टांस लेते हैं और हमारे कंट्रीज़ इस पे क्या काम करते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अभी माज़ी में हमने जो है वो काफ़ी हमारे कराची शहर में भी, पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में काफ़ी ठीक ठाक जो है वो लाइक रैलीज़ निकाली गई इसके अगेंस्ट, काफ़ी एहतजाज हुए, धरने हुए। लेकिन हम इंडिविजुअली हम इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं। अब देखिए, हर किसी का अपना अपना माइंडसेट और थॉट हो सकता है, प्रॉब्लली शायद मेरी बात सही लगे ना लगे आप लोगों को, लेकिन मैं ये सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि रिसेंटली हमने देखा कि फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकालने के हवाले से बड़े बड़े धरने हुए। ठीक है, होने चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हम लोग खामोश नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन क्या सिर्फ़ एक शख्स को निकाल देने से मसला हल हो जाएगा? क्या मैसेज जाएगा? उसको क्या फ़र्क पड़ेगा फ्रांस को? काम हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि जिससे इन लोगों को फ़र्क पड़े बेसिकली। तो मेरा ये मानना है कि ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं, इसराइली प्रोडक्ट्स, और लोगों का भी मानना होगा मैं बहुत कॉमन बात कर रहा हूँ, लेकिन हम उस पे इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं। समझने की बात इतनी सी है कि हम कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मुझ समेत, आप समेत, हम सब की बात कर रहा हूँ अपने समेत, कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब अल्लाह माफ़ करे, क्या हम इतने ज़्यादा इनमें जकड़ चुके हैं। हाँ, मैं जानता हूँ वाकई चारों तरफ से हमें इनकी प्रोडक्ट्स ने घेरा हुआ है, ये एक प्रॉपर प्लान है। अब तो एटलीस्ट समझ जाएंगे ये एक प्रॉपर प्लान है। क्या हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उससे उन इसराइलियों को कोई फ़र्क पड़ रहा है? या तो बात ये होगी कि पहुँच जाओ वहाँ पे बस फ़ौरन और जाके फट जाओ, मार दो उन लोगों, कर लो अगर ऐसा कर सकते हो तो। लेकिन फ़िलहाल अपने घर से शुरू करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को हम बैन करते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी उन्हीं की एक बनाई हुई, उन्हीं लोगों की एक वेबसाइट है, गूगल, उस पे जाओ और सर्च करो और पता चल जाएगा कि कौन से फ्रांस के प्रोडक्ट्स हैं, कौन से यहूदियों के, इसराइल के प्रोडक्ट्स हैं, और जाके उनको बैन कर लो। क्या हम ये कर सकते हैं? तो मेरी एक दरख्वास्त है, एक अलग से एक मैसेज है मेरा ये आप लोगों को, कि प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें। और देखें, जैसे कि इंसान को सबको अपनी अपनी कब्रों में जाना है ना। अब जैसे एक शख्स ने मुझे बोला कि एक शख्स के, लेट सपोज, पेप्सी छोड़ देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर तुम पेप्सी छोड़ दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो भाई, एक दुकानदार के बारे में मैंने सुना, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं उसकी बात शेयर करना चाहूँगा। उसने अपने दुकान पे से, जनरल स्टोर था, आई मीन उसका है माशाल्लाह, अल्लाह उसको तरक्की दे, उसने अपने जनरल स्टोर में से पेप्सी, कोक, ये जितने भी प्रोडक्ट्स थे इसराइली प्रोडक्ट, इनको निकाल लिया बाहर। ठीक है। अब क्या उसकी सेल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा? जब कोई पेप्सी लेने जाता है तो उसके साथ 2 चीज़ें और भी लेता है, ठीक है? अब जिसको पेप्सी लेनी होगी, पीनी होगी, वो किसी और से ले लेगा जाके, और फिर ये प्रॉबेबली ये भी सोचेगा कि यार अब मैं वो चीज़ वहाँ से लूँ, वो जहाँ से पेप्सी लूँगा वो भी वहीं से ले लूँगा। प्रॉबेबली उसकी जो है सेल पे फ़र्क पड़े उस दुकानदार की। लेकिन अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में बरकत भी डाल डाल और बेशक मेरा रब तो कुछ भी कर सकता है। ये बात तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है। तो द पॉइंट इज़, मेरा जो इतनी लंबी बात करने का जो मकसद है वो ये है कि हमारा पर्सनली, इंडिविजुअली हमारा अपना स्टांस क्या है। ठीक है, हम ये तो बोलते हैं इसको निकाल दो, उसको डाल दो, वो भाई सारी बातें अपनी जगह हैं, ठीक है, ओके, उसको बाद में है मेरे ख्याल से। वो पहले, क्या हम उनकी प्रोडक्ट्स को बैन कर सकते हैं? तो अगर हम उनके प्रोडक्ट्स को बैन नहीं कर सकते ना, तो फिर मेरे ख़्याल से ये इतनी बड़ी बड़ी स्पीचेस और इतनी बड़ी, अब देखो, हमें तो बेसिकली हमारी कंट्री में ही बैन कर देनी चाहिए, मगर एटलीस्ट इनिशियल स्टेज कुछ स्टार्ट तो लो। मैं अपने घर से स्टार्ट लेता हूँ, अपने आप से स्टार्ट लेता हूँ, आप अपने आप से स्टार्ट लें, तो एटलीस्ट उन लोगों की चीज़ों को बैन करो। पहला स्टेप ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, बाकी स्टेप्स इंशाल्लाह फिर फर्दर और होंगे। दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।